guys, you're with me at Unlimited Learning. Today we are going to study Act 2 Scene 9. So let's get started. तो आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 9। तो चलिए हम देखते हैं इस सीन में क्या हुआ। हम देखते हैं कि इस सीन में प्रिंस ऑफ आर्गन कास्केट्स का चॉइस करने या कास्केट्स को चूज करने आते हैं। हम देखते हैं कि नेरेसा सर्वेंट्स को बोलती है कि जल्दी से कर्टन्स हटाओ क्योंकि प्रिंस ऑफ आर्गन जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। वो अपना ओथ लेकर यहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे। अब नेरेसा यहाँ पर ओथ से क्या इंडिकेट करना चाह रही है? यहाँ पे वो प्रॉमिस इंडिकेट करना चाह रही है जो हर एक सूटर ने लिया था बिफोर मेकिंग द चॉइस ऑफ कास्केट्स, यानी कि कास्केट्स को चूज करने से पहले उन सभी को कुछ प्रॉमिस लेना पड़ रहा था। और इन प्रॉमिसेस के बारे में, इस ओथ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इतने में ही प्रिंस ऑफ आर्गन और पोर्शिया आ जाते हैं। तो पोर्शिया बोलती है प्रिंस ऑफ आर्गन को कि देखिए प्रिंस, ये रहा कास्केट्स। अगर आप करेक्ट कास्केट चूज करते हो, और करेक्ट कास्केट कौन सा होगा? जिस कास्केट में पोर्शिया का पोर्ट्रेट होगा वो कास्केट करेक्ट होगा। तो अगर आप करेक्ट कास्केट को चूज करते हो तो तुरंत ही हमारे शादी के सेरेमनी, शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर गलत कास्केट चूज किया तो आपको तुरंत यहाँ से जाना होगा बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। तो फिर प्रिंस ऑफ आर्गन बोलता है, हाँ मुझे याद है उस ओथ में 3 कंडीशंस थे। पहला ये कि मैं कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा कास्केट चूज किया। दूसरा ये था कि अगर मैं सही कास्केट नहीं चूज कर पाया तो मैं कभी भी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये था कि अगर मैं हार जाता हूँ, मेरा नसीब अगर मेरा साथ नहीं देता तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। तो फिर पोर्शिया बोलती है इन सारे कंडीशंस को हर एक शूटर को मानना पड़ता है जो कास्केट्स को चूज करने आते हैं, यानी कि मुझे पाने के लिए आते हैं। इसके बाद प्रिंस ऑफ आर्गन बोलता है, इसीलिए मैंने खुद को तैयार किया है, मैंने खुद को प्रिपेयर किया है। मेरे दिल की बस यही ख्वाहिश है कि मेरा नसीब मेरे साथ हो, मेरा साथ दे। फिर वो लेड कास्केट के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है। उस पर लिखा हुआ था, जो मुझे चूज करेगा उसे अपना सब कुछ रिस्क पे डालना होगा। फिर वो बोलता है, मैं अपना सब कुछ रिस्क पे तब डालता जब तुम और फेयर होते और अच्छे दिखते और शाइन करते। मतलब वो उसे नीचा समझता है, उस कलर को नीचा समझता है। फिर गोल्डन कास्केट के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन पढ़ता है। उस पर लिखा हुआ था, जो मुझे चूज करेगा उससे वो मिलेगा जो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। फिर वो बोलता है कि जो बहुत लोग चाहते हैं, यहाँ पे वो मैनी वर्ड पे फोकस करता है। वो बोलता है इस मैनी से किसको रिलेट किया जा रहा है? उन बेवकूफ़, उन फुलिश लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है जो बस हर चीज़ को उसके आउटर अपीयरेंस से जज करते हैं। वो बोलता है कि ऐसे लोग चीज़ों के इनर मीनिंग को या डीपर मीनिंग को नहीं समझते। ये बिल्कुल मार्लेट बर्ड की तरह है जो अपना घर खुले ओपन एरियाज या बिल्डिंग्स के सरफेस पे, बिल्डिंग्स के दीवार पर बनाते हैं। और यहाँ पे अगर किसी बर्ड का नेस्ट ओपन एयर में हो या ओपन जगह पर हो तो बहुत सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारा रिस्क है, बहुत सारा खतरा है उसके नेस्ट पर। तो ये बर्ड नहीं समझता और बस क्योंकि उन्हें जगह खुली लगती है, जगह अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ पे अपना नेस्ट बना लेते हैं। फिर वो बोलता है, इसीलिए मैं इस कास्केट को चूज नहीं करूंगा क्योंकि सारे लोग इस कास्केट को पाना चाहते हैं और मैं उनके साथ अपने आप को रैंक नहीं करना चाहता, या मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बीच इंक्लूड हूं या मैं उनमें से एक बनूं। फिर वो सिल्वर कास्केट के पास आता है और सिल्वर कास्केट के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन पढ़ता है। उस पर लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। फिर वो बोलता है कि ये बहुत सही चीज लिखी हुई है। इसके बाद प्रिंस ऑफ आर्गन बोलता है, अपने नसीब को धोखा देकर कोई इंसान कैसे जीत सकता है जब तक उसके पास काबिलियत ना हो, उसके पास मेरिट ना हो, उसके पास पोटेंशियल ना हो। फिर वो बोलता है कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास काबिलियत नहीं है, जिनके पास ऐसा रिस्पेक्ट है या ऐसा पोजीशन है जिसके वो हकदार ना हो,
बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है, ईस्टेट्स है, डिग्रीज़ है, ऑफिसर्स है, यानी कि पोजीशन है, बड़ा पोस्ट है, लेकिन वो उसके हकदार नहीं है। उन्होंने इन चीज़ों को, इस ऑनर को गलत तरीके से पाने की कोशिश की है। और ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो ऑनर है, ये स्ट्रेंज एलिगेशन से फ्री नहीं है, यानी कि उनके ऑनर पे बहुत सारे एलिगेशंस, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि ऐसे लोगों के पास ही ऑनर हो सकती है, वो ऑनर के हकदार हो सकते हैं जिनके पास सचमुच उतनी काबिलियत हो। फिर वो एग्जाम्पल देते हुए कहता है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने से नीचे, यानी कि अपने से लेस डिजर्विंग इंसान के सामने हैट हटाते हैं इन ऑर्डर टू शो रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, लेकिन एक्चुअली उन्हें अपने सर पे हैट रखना चाहिए था। ये जो हैट है, ये रिस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है। फिर वो बोलता है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास दूसरों को कमांड करने की काबिलियत है और वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन तब भी उनसे कम डिज़र्विंग इंसान उन्हें कमांड कर रहा है। इसके बाद वो बोलता है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो नोबल कहलाते हैं, जिनके पास ऑनर है, रिस्पेक्ट है, लेकिन ये सारे लोगों के पास काबिलियत नहीं है इस पोजीशन की। इन्हें तो असल में पुअर पीजेंट्स होना चाहिए था। मैं इससे अग्री करता हूँ, मैं इसे चूज़ करना चाहता हूँ। मुझे इसकी चाबी दो और मैं अभी तुरंत देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है, मेरा नसीब मेरे लिए क्या लेकर आता है। फिर वो कास्केट को खोलता है। इसके बाद पोर्शिया बोलती है, तुम इतने शांत क्यों हो? आखिर इस कास्केट में ऐसा क्या दिख गया तुम्हें? फिर प्रिंस ऑफ आर्गन बोलता है कि इसमें क्या है? इसमें तो एक बेवकूफ़ इंसान का पिक्चर रखा हुआ है, एक बेवकूफ़ इडियट का पोर्ट्रेट रखा हुआ है, और इसमें एक स्क्रोल है। मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर वो सोचते हुए बोलता है, ये जो पोर्ट्रेट है, ये जो पिक्चर है, ये पोर्शिया से कितना ज़्यादा अलग है, और मैं जो चाहता था और मैं जो डिज़र्व करता था उससे भी ये बहुत ज़्यादा अलग है। फिर वो सिल्वर कास्केट के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन पढ़ता है, जो मुझे चूज़ करेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है। फिर वो सोचते हुए बोलता है, क्या मैं इस फुलिश पिक्चर के अलावा और कुछ डिज़र्व नहीं करता हूँ? क्या सचमुच मैं इसे डिज़र्व करता हूँ? क्या ये मेरा प्राइज़ है? क्या मैं इससे अच्छा और कुछ डिज़र्व नहीं करता हूँ? फिर पोर्शिया बोलती है कि गलती करना और इस गलती पे जजमेंट पास करना बहुत अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल अलग है और एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है। यहाँ पे वो बोलना चाहती थी कि पहले तो तुमने कास्केट चूज़ किया, उसके कंडीशंस को माना, और अब तुम्हें जो आउटकम मिला उस पर तुम क्वेश्चन करो। ये तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम इस कंपटीशन को क्रिटिसाइज करो या फिर जो तुम्हें आउटकम मिला है उस पर तुम क्वेश्चन करो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने कंडीशंस को माना था। इसके बाद आर्गन उस स्क्रोल को पढ़ता है। उस स्क्रोल पर लिखा हुआ था, सिल्वर के प्यूरिफिकेशन के लिए उसे 7 टाइम्स फायर में डाला जाता है ताकि वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसे 7 टाइम्स ऑब्जर्व किया जाता है, 7 टाइम्स टेस्ट किया जाता है ताकि कुछ गलती ना रह सके। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे चीज़ों पर बिलीव करते हैं जो कभी हो ही नहीं सकती, और ऐसे लोगों को बस खुशी की झलक ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा कुछ और पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो समझते हैं कि वो अपने वाइट हेयर से दुनिया को ये दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वाइज है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये कास्केट सिल्वर कलर का था। उसके बाद उस स्क्रोल में लिखा हुआ था कि तुम हमेशा एक बेवकूफ़ इंसान ही रहोगे, तो इसीलिए तुम चले जाओ, तुम्हारा चांस ख़त्म हो चुका है। फिर आर्गन बोलता है कि अगर मैं यहाँ कुछ और दे रहा तो सचमुच मैं और बेवकूफ़ लगूंगा। फिर वो बोलता है कि आया तो था मैं एक सर के साथ जो कि मेरा सर था, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ 2 सर के साथ, एक मेरा सर, इसके अलावा उस इडियट का पिक्चर। फिर वो पोर्शिया को गुड बाय कहता है। वो बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर रखूँगा पोर्शिया, मैं अपनी बदनसीबी से पेशेंटली सफ़र करूँगा। इसके बाद वो चला जाता है। फिर पोर्शिया एग्जाम्पल देते हुए कहती है, जिससे मौत कैंडल के फ्लेम को देखकर या ब्राइट लाइट को देखकर उसके तरफ खींचा चला आता है, और जब वो उसके पास पहुंच जाता है, उस फ्लेम के पास, तो वो जल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये फुलिश इंसान भी इस सिल्वर कलर को देखकर इसके पास आया और फाइनली इसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया।
और इसके जैसे बेवकूफ लोग बस तरह तरह के रीजंस देते हैं अपने बात को प्रूव करने के, और इनके रीजंस के वजह से ही ये लोग हारते हैं। फिर नेरेसा कहती है किसी ने सच ही कहा था, मौत और शादी किस्मत का खेल होता है। फिर पोर्शिया बोलती है नेरेसा इन कर्टन्स को वापस खींच दो, वापस लगा दो। इतने में ही एक सर्वेंट आता है। सर्वेंट बोलता है पोर्शिया कहाँ है? फिर पोर्शिया बोलती है मैं इधर हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर सर्वेंट बोलता है मैडम आपके दरवाजे पर एक वेनिशन आया है, वो अपने मास्टर के आने का न्यूज़ लेकर आया है। वो अपने मास्टर की तरफ से आपके लिए सेंस ऑफ ग्रीटिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कर्टसीज लेकर आया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रेशियस गिफ्ट्स भी लाया है। फिर वो बोलता है आज तक मैंने कभी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखा जो प्यार का संदेशा लेकर आया हो। वो सर्वेंट अपने बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल देता है। फिर वो अपने बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है आज तक मैंने समर के मंथ में कभी एक ऐसा दिन नहीं देखा जो ये बताए कि समर कितना प्लेजेंट या कितना ब्यूटीफुल होगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये मैसेंजर अपने मास्टर का मैसेज लेकर आया है। फिर पोर्शिया बोलती है इससे ज़्यादा और कुछ मत कहो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं वो तुम्हारा रिलेटिव तो नहीं, क्योंकि तुम उसके बारे में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते जा रहे हो। फिर पोर्शिया बोलती है चलो नेरेसा हम देखते हैं वो मैसेंजर कहाँ है और वो कैसे आया है। इसके अलावा पोर्शिया उसे क्यूपिड्स पोस्ट कहती है, जिसका मतलब क्यूपिड्स मैसेंजर, जो कि गॉड ऑफ लव था। यहाँ पे वो कहना चाहती है कि ये जो मैसेंजर है ये अपने मास्टर का मैसेज ऑफ लव लेकर आया है। फिर नेरेसा बोलती है काश वो बिसानियो हो, और इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता है। Subscribe now to get all the latest updates.